हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज चला रहा हूँ 139 के ऊपर। इसमें एक और टॉपिक ऐड है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, जो बात करता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर की। अब पहले मैं एक कंसेप्ट समझता हूँ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता क्या है। रोटेशन का ऑफ ऑडिटर का मतलब ये होता है कि जब मैं किसी कंपनी का ऑडिटर हूँ, बट होगा क्या अगर मैं 10-15 साल से किसी कंपनी का ऑडिटर हूँ या मैं कुछ लंबे टाइम से एक कंपनी का ऑडिटर हूँ, तो बहुत पॉसिबिलिटी है मैं मैनेजमेंट के साथ मिलकर कुछ फ्रॉड कर लूँगा या कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो जनरल पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो इसलिए कंपनीज लॉ ने एक्ट ये प्रोविजन लेके आए रोटेशन ऑफ ऑडिटर कि टाइम टू टाइम ऑडिटर्स का जब टेन्योर खत्म होता है तो उनको ना रीअपॉइंटमेंट ना करने की जगह उनको रोटेट कर दे कि नए लोगों को भी काम मिले और एक का मतलब पूरा कंट्रोल ना रहे, एक तरीके से आप ये समझो। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट क्या सबके लिए नहीं। अगर मैं एक बहुत छोटा, अभी मैं नया नया क्वालिफाइड हुआ सपोज, और मेरे को एक कंपनी का काम बहुत ही मुश्किल से मिला और मुझे पता चला कि मैंने इतनी मेहनत करी इस कंपनी को काम लेने के लिए और मुझे इस कंपनी का काम छोड़ना पड़ जाएगा अगले साल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फिर तो मैं ख़त्म ही हो जाऊंगा। मतलब मैंने 2 साल मेहनत करी और मैंने जाके एक कंपनी का ऑडिट पकड़ा और मुझे पता चला मुझे अगले साल चेंज कर दिया जाएगा, तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन, कुछ एप्लीकेबिलिटी, कई सारे रोटेशन के ऊपर ना कंसेप्ट पूरा एक सेटअप तैयार किया जो डिफाइन है सबसेक्शन 2 सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर डिफाइन है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। आज मैं आप इसके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है रोटेशन ऑफ ऑडिटर का, मैं आपको वो बताऊंगा। मेरा नाम है ऋषिराज शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रोटेशन ऑफ ऑडिटर मैं ये डिफाइन है 139(2) में। आपको पता होगा 139 के मैंने कई सेक्शन पढ़ा दिए हैं। 139(1) सबसे पहले पढ़ा है अपॉइंटमेंट, जिसमें बात करी थी 139(5) और 6 में, और 6 और 7 में बताया था मैंने फर्स्ट ऑडिटर, और 1 और 5 में बताया था सब्सिक्वेंट ऑडिटर। उसके बाद मैंने कैजुअल वैकेंसी बनाया 139(8) में, और अब एक टॉपिक बता रहा हूँ 139(2) में, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बात करूंगा। ये रोटेशन जो कंसेप्ट है हर किसी पे अप्लाई नहीं है, ये किस किस पे अप्लाई है, किस किस कंपनी पे अप्लाई हो गई। पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी, ये तो रामबाण है। कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है उनको अपना रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, उनको इसका कंप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी अनलिस्टेड, एनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, 10 करोड़ और मोर। पहला क्या था, एवरी लिस्टेड कंपनी। दूसरा क्या था, एवरी अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका 10 करोड़ से ज्यादा का शेयर कैपिटल। तीसरा क्या है, एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड नहीं होती, अनलिस्टेड नहीं होती, या मतलब उनका पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो इन क्राइटेरिया को पूरी नहीं कर रही है, मतलब जो अब क्राइटेरिया को कंप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन बट उनका क्या, बोरोइंग from
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, आप एक तरीके से जो पब्लिक डिपॉजिट और लोन अगर उनका एग्रीगेटली 50 करोड़ या मोर हो तब भी उन्हें रोटेशन का कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो क्या पढ़ा है मैंने, एवरी लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर 50 करोड़, कोई भी कंपनी जो ऊपर नहीं आ रही है लेकिन अगर उसका बोरोइंग या पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको भी ये रोटेशन ऑफ क्रेडिटर का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है ये रोटेशन का पीरियड कितना होगा, रोटेशन का ये पीरियड कितना होगा, टाइम कितना होगा रोटेशन का। इसमें ना हम जब ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है तो 1 टर्म मिलेगी उसे, एक टर्म कंप्लीट होगा उसे रोटेट कर दिया। 1 टर्म्स की क्या होती है, आप ये आप 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर अगर इंडिविजुअल है तो, अगर फर्म है, अगर एज अ फर्म ऑडिटर अपॉइंट हुई है तो 2 टर्म्स मिलेंगे उन्हें, 2 टर्म्स समझे तो 10 ईयर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होंगी। मैं अगर समझूं इस केस को, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल बनाते हैं, मजा आएगा। एग्जाम्पल बनाते हैं इसको थोड़ा और समझने के लिए। चलो मैं नीचे लिखता हूँ फिर ऊपर मिटाऊंगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से। एक ऑडिटर है और अपॉइंट किया है रिलायंस लिमिटेड में, तो इसका रोटेशन बताओ। इसका रोटेशन जैसे ही 1 टर्म मतलब जैसे ही 5 साल पूरे होंगे ए को हटा दिया जाएगा। बिल्कुल सही। एक एग्जांपल बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आपको। वैसे तो एक एग्जांपल और बनाते हैं, जैसे ARR एंड एसोसिएट्स, ये एक पार्टनरशिप फर्म है सीए की, और ये अपॉइंट हुई है किसमें, HUL लिमिटेड ले लेते हैं। तो ये इनका रोटेशन कब होगा, जैसे ही जिस दिन इनका 2 टर्म्स मतलब जैसे 10 ईयर पूरे हो जाएंगे तो ये इनका कंप्लीट हो जाएगा। अब ना इसमें कुछ ये थे इजी एग्जांपल, अब इसमें कुछ हाइपोथेटिकल केस बनते हैं। हाइपोथेटिकल केस क्या, कुछ लोग होते हैं चलाक, कुछ सीए नाम से पता चल रहा है चलाक आदमी, कुछ लोग ना चलाक होते हैं। चलाक कैसे, एक एग्जांपल बनाते हैं फिर से। ARR एंड एसोसिएट्स, ये सीए फर्म थी एक, और इसमें 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर, A B C and D। इन्हें पता था इनका 10 ईयर पूरा होने वाला है, और होने से पहले ही ना जो एक पार्टनर था A, ये बहुत चालू चीज़ थी। इसने क्या किया, HUL में ही थे, सपोज HUL लिमिटेड में ये सीए थे, और HUL लिमिटेड को रोटेशन करना था क्योंकि 2 साल पूरे होने वाले थे। अब इनको नया सी अपॉइंट करना था, सपोज जैसे मेरी फर्म का नाम था ASC, अमित सुदर्शन एंड एसोसिएट्स। इनको नया ऑडिटर अपॉइंट करना था, तो ए क्या हुआ, यहाँ भी मतलब पार्टनर बन गया। ए क्या हुआ, यहाँ भी पार्टनर बन गया। अब इस केस में कंपनीज एक्ट ने देखा, अरे यार ये तो यहाँ भी था और ये यहाँ भी था, कॉमन पार्टनर हो गया। कॉमन पार्टनर के केस में कभी भी रोटेशन फिर ASA को ये नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट ASA एज अ ऑडिटर ऑफ HUL लिमिटेड अपॉइंट नहीं होगा, जो क्योंकि यहां भी वो पार्टनर था, यहां भी एक पार्टनर था। कॉमन पार्टनर के केस में अपॉइंटमेंट नहीं होती है ऑडिटर की। ठीक है, कुछ और एग्जांपल बनाओ, कुछ और एग्जांपल, इतने काफी है मेरे हिसाब से। ठीक है।
तो ये था आपका कंसेप्ट रोटेशन ऑफ ऑडिटर का। इसमें मैं आपको 2 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड में सब बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर को डिफाइन किया गया है 139(2) में, कंपनीज एक्ट 2013 में। इसकी एप्लीकेबिलिटी में 4 पॉइंट्स देखना जरूरी है। पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी को रोटेशन करना जरूरी है। दूसरा, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा हो। एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज़्यादा हो। कोई भी ऐसी कंपनी, अच्छा इसमें एक्सेप्शन भी है, मैं बताना भूल गया, ओपीसी और स्मॉल कंपनी, इसमें एक्सेप्शन है, इनको अप्लाई नहीं होगा। कोई भी ये कंपनी का मतलब है जब ओपीसी और स्मॉल कंपनी को छोड़ के कोई भी ये कंपनी जो इस ऊपर के प्रोविजन में नहीं आ रही है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल के, लेकिन अगर उनकी बोरोइंग्स लोन और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो उनको भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट अप्लाई है। ये रोटेशन का पीरियड क्या है? इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म, पार्टनरशिप फर्म के केस में 2 टर्म्स कॉन्टिक्यूटिव। लेकिन इसके बहुत लोग पार्टनरशिप मतलब यहाँ से रेजिग्नेशन किया, यहाँ आ गया, यहाँ इसका कोई इससे लिंक है। अच्छा एक और एग्जांपल देखा जाए तो पहला हमने देखा कॉमन पार्टनर, दूसरा देखा कि कोई भी वो जो डिस्क्वालिफिकेशन में आ ही जाएगा, उसमें क्या टेंशन है। कोई भी ऐसा पार्टनर जिसका पुरानी फर्म का न्यू फर्म से कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक नहीं होना चाहिए, तभी ये रोटेशन होगा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं पहली फर्म में भी मेरा लिंक था और दूसरी फर्म में भी जहाँ रोटेशन हो रहा है वहाँ पे भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंकअप है, तो रोटेशन होगा नहीं, वो ऑडिटर वहाँ अपॉइंट नहीं होगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो ये था मेरा कंसेप्ट रोटेशन ऑफ ऑडिटर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय फॉर नाउ।